टिकट फाइनल हो गया? इस बार पुनः पार्टी देगी टिकट, हम सब फिर चुनाव आप लड़ेंगे। आश्वस्त हैं कि आपको टिकट मिलेगा? देगी, हम आश्वस्त हैं कि पार्टी टिकट देगी, क्यों नहीं देगी? ये पक्की बात है, ये आश्वासन नहीं है? नहीं, मैं कोई आश्वासन देता भी नहीं। हमारी कोई भी बातें कोई आश्वासन नहीं होती है। मैं जमीन पर उतारता हूँ और उतरने की संभावना रहती है तो बोलता हूँ। लोग कह रहे हैं कि सुशील मोदी के करीब रहने की ही वजह से आप उप मुख्यमंत्री बिहार के तौर पे बनाए गए। सच पूछा जाए तो कटिहार में स्वर्गीय जगबंधु अधिकारी एवं प्रदेश में अन्य बड़े नेताओं के सानिध्य का लाभ मिला। देखा जा रहा है कि आप और सम्राट चौधरी जी एक साथ उप मुख्यमंत्री बने, उसके बाद सम्राट चौधरी जी को फिर भी उप मुख्यमंत्री बनाए रखा, फिर आपको उप मुख्यमंत्री फिर से नहीं बनाया गया, ना ही कोई मंत्री परिषद में शामिल किया गया। क्या भाजपा का आपके प्रति कोई नाराजगी रही? और जब मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर चुका हूँ तो मंत्री के रूप में काम करने का कोई बहुत मायने नहीं है। 3 उपलब्धि मैं जानना चाहूंगा कि कटिहार के लोगों को क्या मिला आपके उप मुख्यमंत्री रहते हुए? कटिहार नगर में जल जमाव की एक बड़ी समस्या थी, तो मैंने स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम 3 अरब 30 करोड़ की लागत से यह कार्य को मैंने उसके प्रथम फेज को प्रारंभ भी कराया। कटिहार में 350 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्वीकृति दिलवाई। 2 पावर सब स्टेशन कटिहार विधानसभा क्षेत्र में और मैं उसका निर्माण कराने जा रहा हूं। ऐसी एक लंबी फहरिस्त है। इस बार का जो भाजपा का जो समीकरण है, क्या लगता है कि भाजपा की जो ये सीट है, सदर सीट भाजपा के पास रहेगी? एंटी इनकम्बेंसी कब होता है? जब लगातार लोग विधायक हैं लेकिन क्षेत्र की सेवा नहीं हो पा रही। आप देख रहे हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में 2005 से लेकर अब तक जो बड़े बड़े विकास का आयाम हैं, जो कहीं न कहीं वो माइलस्टोन है, लाइफलाइन है, उसको हमने कटिहार में लाया और लाने में सफल हुआ। क्योंकि जब हम ग्राउंड पे जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं भाजपा को वोट देंगे, लेकिन कोई अगर नया चेहरा आएगा तो और ज्यादा प्रमुखता से हम उनके साथ खड़े रहेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी बातें क्यों हो रही है? ऐसी बातें मुझे लगता है कि ठीक है, आपको जिनसे भेंट हुई, मुलाकात हुई, बातें कहे होंगे, लेकिन मतदाता 2,84,000 हैं। 5 महीने पहले आप ही के एनडीए गठबंधन के एक नेता ने, विद्यासागर केसरी जी ने विधानसभा में आवाज उठाई थी कि उनके क्षेत्र में एक स्लॉटर हाउस है जहां आए दिन गाय भैंसे काटी जाती। अब तक कोई काम, इस पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जिन मापदंड के आधार पर उस स्लॉटर हाउस को लाइसेंस निर्गत किया गया है, अगर उस मापदंड का उल्लंघन हो रहा है और उसमें गौ माता को कहीं न कहीं उससे नुकसान हो रहा है, तो निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से भी सरकार से आग्रह करूंगा कि ये बंद होना चाहिए। महमूदाबाद जी को अभी तक, पहले उनको अरेस्ट कर लिया गया, इनकी अरेस्टिंग अभी तक, चूंकि मंत्री है इसलिए अरेस्टिंग नहीं हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार सेना के प्रवक्ता के रूप में जिन बातों को रखा है, ऐसी बहन को तो हम सैल्यूट करते हैं और विजय शाह जी पर कार्रवाई हो, इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि जयप्रकाश नारायण के पैतृक घर में बिजली नहीं होती है और प्रशांत किशोर जाते हैं, बिजली मुहाल हो जाती है। ये काम तो आप लोग की सरकार में रहते आप लोग के लोगों को करना चाहिए, अब तो वो वाहवाही लूट रहे हैं। ये राजनीतिक एक बयानबाजी है, तो परिवार वाले कह रहे हैं। ठीक है, कई परिस्थितियां होती है। 2005 के पहले भी सरकार थी और आप देख रहे हैं कि लालटेन युग में पूरा राज्य जी रहा था। तो सर, ये शराबबंदी कानून अगर इतनी अच्छी है तो जहां भाजपा की सरकार है, यूपी में है और भी जगहों पर है, वहां क्यों नहीं लागू कर देती है? ये प्रशांत किशोर हर जगह कह रहे हैं और ये हमारा भी सवाल है। नहीं, देखिए, बिहार की स्थिति कुछ अलग है। चिराग पासवान 30 सीट की डिमांड कर रहे हैं। अगर उनको 30 सीट दे दी जाएगी तो 100 सीट भाजपा, 100 सीट जदयू मान ले लें। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो सकता है। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है और दल की भी सोच है, जो सीटें जो दल निकाल सकती है वो निकालें। बिहार के मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखते हैं, पार्टी अवसर देती है तो निश्चित तौर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम प्रश्न पत्र और अभी हम मौजूद हैं कटिहार विधानसभा में। जी हां, कटिहार विधानसभा जिसकी बात हम कर रहे हैं वो भाजपा का गढ़ माना जाता है। और क्यों माना जाता है ये बात आपको हम इस पूरे विश्लेषण में बताएंगे, पूरी इस खबर में बताएंगे, क्योंकि आज का ये प्रश्न पत्र जो कार्यक्रम है वो एक खास मेहमान के साथ है। हमारे साथ
मौजूद हैं श्री तारकिशोर प्रसाद जी, सदर विधायक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों को कि सुखदेव नारायण सिंह जी के बाद ये पहले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने कटिहार में लगातार 4 बार विधायकी का किला जमा रखा है। तो वैसे बात करें तो आप बहुत एक निम्न परिवार से आते थे और फिर राजनीति में आ गए, तो इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर मैं बात करूं विधायकी लड़ने की, तो पहले आप वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़े, फिर आप विधायकी भी लड़े, फिर अचानक से डिप्टी सीएम भी पहुंच गए। ये पूरी जर्नी कैसी रही? थोड़ा अपने परिवार के बारे में और अपने बारे में। देखिए, मैं एक व्यवसायी परिवार से मेरा ताल्लुक रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बाल्यकाल से मेरा जुड़ाव रहा है। मैं संघ का स्वयंसेवक रहा और संघ के अलग अलग दायित्वों में भी मुझे संघ कार्य करने का अवसर मिला है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 1972 से 78 तक छात्र आंदोलन और छात्र राजनीति से जुड़ा रहा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सुशील कुमार मोदी जी के काफ़ी मैं निकट रहा और उनके साथ प्रदेश कार्य समिति का मैं सदस्य भी रहा और कटिहार जिला का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला प्रमुख रहा। और मैं नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, लायंस क्लब ऑफ कटिहार, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी कटिहार और इस तरह की जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उनके साथ मेरा जुड़ाव किशोरावस्था से रहा और सामाजिक जीवन में, सेवा के क्षेत्र में मैं लगातार अपनी सक्रियता रखा। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बाद 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो मैं पहली बार 1982 में भारतीय जनता पार्टी कटिहार नगर का महामंत्री के दायित्व के रूप में मैंने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया। और इसके पूर्व भी संघ के स्वयंसेवक के नाते राष्ट्रवादी जो हमारी ताकत है उसके साथ मैं हमेशा जुड़ा रहा। मैं उस कालखंड को याद करता हूं तो हमारे देश के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, ऐसे तमाम सभी वरीय नेताओं का मार्गदर्शन और मेरे आवास पर ठहरना, कैलाशपति मिश्र जी ऐसे हमारे जो मार्गदर्शक हैं भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक, उनका स्नेह और उनका हमेशा प्रवास कटिहार जब भी हुआ तो मेरे आवास पर आने का उन्होंने तो बहुत क्लोजनेस रही आपकी उन सभी से, अवसर दिया जी। और धीरे धीरे पार्टी ने मुझे जिस पद के दायित्व के लायक समझा उस पद का निर्वहन मैंने बेहतर ढंग से करने का काम किया। राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है, जैसे आपने दिवंगत नेता सुशील मोदी जी का नाम लिया, लोग कह रहे हैं कि सुशील मोदी के करीब रहने की ही वजह से आप उप मुख्यमंत्री बिहार के तौर पे बनाए गए। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए हो सकता है, मैं तो लगातार 2005 से विधायक हूँ, लेकिन मुझे कभी मंत्रिपरिषद के मंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर नहीं मिल सका। लेकिन जब विगत चुनाव में मैं पुनः चौथी बार जब जीत कर आया तो पार्टी ने, सुशील मोदी जी की भी भूमिका रही होगी, हमारे नेता हैं जी, जी। और बिहार के हमारे बड़े नेता के रूप में उनकी पहचान है। और सच पूछा जाए तो कटिहार में स्वर्गीय जगबंधु अधिकारी एवं प्रदेश में अन्य वरीय नेताओं के सानिध्य का लाभ मिला, जीवन में कुछ संसदीय कार्य सीखने का अवसर मिला। लेकिन सुशील मोदी जी ने हमें राजनीतिक जीवन में कई स्थानों पर हमें सीख दी। एक अग्रज के रूप में कभी कभी डांटते भी थे, कुछ अच्छी बातें बताते थे। और संसदीय कार्य को अगर मैंने किसी एक व्यक्ति से सीखा
तो उसका नाम स्वर्गीय सुशील कुमार क्योंकि मोदी। ये सवाल मेरा अगले सवाल पे ही थोड़ा सा कहीं ना कहीं जुड़ रहा था। जैसा आपने कहा कि आपको मंत्री परिषद में जगह नहीं मिली, देखा जा रहा है कि आप और सम्राट चौधरी जी एक साथ उप मुख्यमंत्री बने, उसके बाद सम्राट चौधरी जी को फिर भी उप मुख्यमंत्री बनाए रखा, फिर आपको उप मुख्यमंत्री फिर से नहीं बनाया गया, ना ही कोई मंत्री परिषद में शामिल किया गया। क्या भाजपा का आपके प्रति कोई नाराजगी रही, सुशील मोदी से ज्यादा क्लोज होने की वजह से, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कोई बातें नहीं है। कौन सा कार्यकर्ता को पार्टी कौन सा दायित्व देगी, यह कहना कठिन है। और हमारी पार्टी में सभी दायित्वों का महत्वपूर्ण स्थान है। हम सब कार्यकर्ता हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी जी भी कार्यकर्ता हैं, मैं भी कार्यकर्ता हूं। दुर्भाग्य से जिस मंत्रिपरिषद में मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने दायित्वों का बेहतर ढंग से निर्वहन किया, वह सरकार उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उसके कारण सरकार गिर गई। फिर जब पुनः सरकार एनडीए की बनने का अवसर आया तो हमारे जो कई साथी हैं उनको अवसर मिला, और जब मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर चुका हूं तो मंत्री के रूप में काम करने का कोई बहुत मायने नहीं है। उसे कार्यकर्ता है तो कार्यकर्ता को जिस प्रकार का भी दायित्व मिलेगा कार्यकर्ता निर्वहन के लिए तैयार है। बिहार के मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखते हैं? अरे देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता बिहार के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के मंत्री और मंडल अध्यक्ष, हमारा जो बूथ प्रमुख, पंचायत अध्यक्ष, सभी दायित्वों का निर्वहन करने की क्षमता रखता है। पार्टी समय समय पर क्षमता रखता है सर, इच्छा रखता है कि नहीं रखता है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बहुत इच्छा की बात नहीं है। यहाँ कोई पद ग्रहण नहीं होता है, दायित्व का ग्रहण होता है। तो इसलिए हम सब बड़ा निर्विकार भाव से दल के लिए काम करते हैं। दल का जो कार्यक्रम होता है उसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर पार्टी अवसर देती है तो निश्चित तौर पर उसका निर्वहन करना चाहिए, करते भी हैं। उप मुख्यमंत्री के रूप में मैंने किया भी, उसके पहले तो मैं मंत्री भी नहीं था। जब मिला तो 7 विभागों की जिम्मेदारी मुझे अब तक मिल चुकी है, और 4 विभागों की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक की है। कोरोना ऐसे कालखंड में हमने बिहार के वित्तीय स्थिति को संभालने का काम किया, 2 बार बिहार का बजट पेश करने का काम किया, और किसी से भी पूर्व में जो बजट पेश हुए थे उससे भी अधिक आकार का बजट हमने पेश किया, और कई योजनाओं को भी हम सबों ने लागू किया। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और हमारे मंत्रिपरिषद के जितने भी साथी हैं सबों का संपूर्ण सहयोग रहा। फिर आगे दायित्व, अगर पार्टी को लगेगा कि इस दायित्व का निर्वहन तारकिशोर प्रसाद करेगा तो सभी प्रकार का दायित्व निर्वहन करने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में दायित्व का महत्व है, और मेरे स्वभाव को आप जानते हैं, मैं कभी विचलित भी नहीं होता। जब मैं उप मुख्यमंत्री था तो उस समय भी मैं इसी प्रकार से मेरी जीवन शैली थी। आज भी हमारी जीवन शैली उसी प्रकार की है। उप मुख्यमंत्री के रहने के दौरान में अगर हम बात करें, आप कटिहार सदर क्षेत्र के विधायक हैं, और जब उप मुख्यमंत्री बने थे तो बटोविया से कि बिहार का लगभग क्षेत्र आप कवर कर रहे थे। तो मैं अगर सिर्फ 3 उपलब्धि मैं जानना चाहूँगा कि कटिहार के लोगों को क्या मिला आपके उप मुख्यमंत्री रहते हुए, तो क्या होंगे? देखिए, उस समय कटिहार विधानसभा क्षेत्र के कटिहार नगर में जल जमाव की एक बड़ी समस्या थी। तो मैंने स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम, उस समय कई प्रकार की कठिनाइयाँ भी थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम को हमने मंत्रिपरिषद से पारित कराया, और 3 अरब 30 करोड़ की लागत से यह कार्य को मैंने उसके प्रथम फेज को प्रारंभ भी कराया, जो चल रहा है। कटिहार में 350 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्वीकृति दिलवाई।
कटिहार बलरामपुर जो पथ है जी जो उसकी चौड़ाई काफ़ी कम थी, तो चौड़ीकरण का कार्य। उसको और स्टेट हाईवे में वो उसका परिवर्तन हो चुका था, तो 700 करोड़ रुपया की राशि एशियन डेवलपमेंट बैंक से देकर आज उसका चौड़ीकरण और उसका सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जब आप पूरे उस दौर को देखेंगे तो लगेगा कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कई चीज़ों को हमने छूने का काम किया। सदर अस्पताल का जो जीर्ण शीर्ण पुराना भवन था, आज वहाँ पर महिला शिशु अस्पताल जो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, 20 करोड़ की लागत से 100 बेड के अस्पताल का निर्माण करवाया, और राज्य योजना मद से 100 बेड का एक अलग भवन 22 करोड़ की लागत से उसका निर्माण कराने का काम किया। और आप देख रहे हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में जो एक बदलाव आया है। आज कटिहार में व्यायामशाला है, कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, जब हमारी सरकार ने प्रत्येक प्रमंडल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना का निर्णय लिया, तो पूर्णिया डिवीजन का इंजीनियरिंग कॉलेज कटिहार में हमने बनवाया। उसके लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के आवासीय परिसर जो अनावश्यक पड़ा हुआ था और अतिक्रमित था, उसको 9 एकड़ जमीन को मैंने स्थानांतरित करवाकर उस पर आज इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया। राजकीय पॉलिटेक्निक की स्थापना, कुछ जो भू माफिया सरकार की जमीन को कब्जा किए हुए थे उसको हटाकर वहाँ राजकीय पॉलिटेक्निक का हमने निर्माण करवाया। ऐसी एक लंबी फहरिस्त है जो उस कालखंड जो आपके में कार्यकाल के दौरान कटिहार सदर को मिला। और विधायक के रूप में भी एक लंबी यात्रा हमने तय की है कटिहार में, जिसमें मैं 2005 में विधायक बना तो ये ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप नहीं था, तो ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप कटिहार में प्रारंभ कराया जो आज तक पूर्णिया में नहीं बना। पावर सब स्टेशन सिर्फ पहले विनोदपुर में था, आज पावर सब स्टेशन जो अब मिर्चाईवाड़ी बरमसिया में अवस्थित है, प्रमंडलीय कार्यालय उसके बगल में पीएसएस बना है। अभी 2 पावर सब स्टेशन कटिहार विधानसभा क्षेत्र में और मैं उसका निर्माण कराने जा रहा हूं। चलिए हम लोग बात इतना करें। ही नहीं, मैं उसको समाप्ति कर देता हूं। जी 4 लेन का निर्माण हुआ, जिसमें श्री नंदकिशोर यादव जी पथ निर्माण मंत्री हुआ करते, तो उसी समय इस योजना को उन्होंने हमसे विमर्श किया कि साहबगंज और मनिहारी के बीच में गंगा पर एक बड़े उच्च स्तरीय पुल का निर्माण होना है। उसी समय यह प्रस्ताव भेजा गया और आज देखिए कि पूरे कटिहार की पूरी परिस्थिति और सारी चीज़ें बदल गई है। और ये जो मिसिंग लिंक है 19 किलोमीटर बाईपास दलन चौक से उदामा रखा तक निर्माण हुआ है, जिससे कि ट्रकों का आवाजाही सीधे नारायणपुर होते हुए झारखंड तक वो चला जाएगा और कटिहार शहर का जो यातायात व्यवस्था है वो अनावश्यक वो संकट में नहीं पड़े। और अभी मैंने इसका 14 किलोमीटर जो मिसिंग लिंक है दलन चौक से अंबेडकर चौक, मिर्चाईवाड़ी, मनिहारी मोड़, बरमसिया, ललियाही होते हुए उदामा रखा चौक तक है, उसका हमने 40 करोड़ रुपया की राशि नाबार्ड से कर्णांकित की है, जो आने वाले दिनों में अब निविदा होकर इस सड़क का कम से कम 10 मीटर और अधिक से अधिक जहां जो परिस्थिति बनेगी उसका चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, देखिए ये नाबार्ड से जो राशि मिली है उसमें ये 40 करोड़ रुपया कर्णांकित हो गया है। अब इसकी निविदा प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ हो जाएगी। 2025 का विधानसभा चुनाव है। आखिरी बार 2020 में जो चुनाव हुए थे उसमें 48% वोट आपको मिले थे और आपने कुल 10,519 वोट से जीत दर्ज की थी और आपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो रामप्रकाश महतो थे उनको 42.3% वोट आए थे और आपने उनको हरा दिया था।
इस बार का जो भाजपा का जो समीकरण है, क्या लगता है कि भाजपा की जो ये सीट है, सदर सीट, भाजपा के पास रहेगी, या और अगर रहती है तो किस तरह से देखते हैं? क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी है, इस तरह का माहौल है? तो देखिए, अभी आपने सारी चर्चाएं की, और जो आम लोग हैं, जो मतदाता हैं, जो क्षेत्र के लोगों की अपनी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने का मैंने भरसक प्रयास भी किया है। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र के बारे में तो चर्चा ही नहीं की है। जी जी। हसनगंज में जो हसनगंज प्रखंड कार्यालय और उसका जो आवासीय परिसर है, उसका निर्माण हमने 20 करोड़ की लागत से उसका करवाया है। इतना ही नहीं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आगमन हुआ कटिहार मुख्यालय में प्रगति यात्रा के दौरान, तो आज एलिवेटेड रोड ओवर ब्रिज का निर्माण मिर्चावाड़ी से डॉक्टर राजेंद्र पथ के नज़दीक तक कराने के लिए मैंने स्वीकृति दिलवाई। आज वो निविदा की प्रक्रिया में चली गई है। जो राजेंद्र स्टेडियम है, जो खेल का एक बड़ा मैदान, एकमात्र बड़ा मैदान है, आज वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और इंडोर स्टेडियम का निर्माण, उस मैदान और उसके निकट इंडोर स्टेडियम का निर्माण होने जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं नहीं, देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट तौर पर मानना है, एंटी इनकम्बेंसी कब होता है? जब लगातार लोग विधायक हैं लेकिन क्षेत्र की सेवा नहीं हो पा रही। आप देख रहे हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में 2005 से लेकर अब तक जो बड़े बड़े विकास का आयाम हैं, जो कहीं न कहीं वो माइलस्टोन है, लाइफलाइन है, उसको हमने कटिहार में लाया और लाने में सफल हुआ। तो सर, आज आप देख रहे हैं कि 3.5 करोड़ की लागत से हवाई अड्डा चौक से सेमापुर जाने वाले रास्ते का मैंने निर्माण कराया। उसमें सुरेश शर्मा जी नगर विकास मंत्री थे, उस राशि को मैंने लाया। और अभी जितनी भी आप सड़कों का पक्कीकरण देख रहे हैं, खास करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ का जो सड़क का आज चौड़ीकरण हुआ और बीच में डिवाइडर दे रहे हैं, जिससे कि जो हमारे सब्जी विक्रेता हैं उनको भी वो अपने कारोबार कर सकें और कटिहार की जनता भी उस सड़क पर आवागमन बाधा रहित कर सके। उसको वो अब आज अंतिम चरण में है। तो देखिए, मोटे तौर पर देखेंगे कि जिन चीज़ों की जो मौलिक आवश्यकता है, जो आधारभूत संरचनाएं हैं, उसको मैंने खड़ा करने का काम किया। और आने वाले दिनों में भी हमारी एनडीए की सरकार फिर होने वाली है, और जिन योजनाओं का मैंने जिक्र किया उसको भी अंतिम स्वरूप में पहुंचाना है। तो और मुझे नहीं लगता है कि कटिहार की जनता तो हमेशा विकास को महत्व दिया है, और मैंने देखा है कि जहां विकास है वहां कटिहार की जनता खड़ी रहती है। और मैंने काम किया, मैं कभी उस तरह से राजनीति, मैं यही चीज समझना चाह रहा हूं, क्योंकि जब हम ग्राउंड पे जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं भाजपा को वोट देंगे, लेकिन कोई अगर नया चेहरा आएगा तो और ज्यादा प्रमुखता से हम उनके साथ खड़े रहेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी बातें क्यों हो रही है? ऐसी बातें मुझे लगता है कि ठीक है, आपको जिनसे भेंट हुई, मुलाकात हुई, बातें कहे होंगे, लेकिन मतदाता 2,84,000 हैं जी। और मैं भी लोगों के बीच में ही रहता हूँ। आपका कहना है कि कुछ परसेंटेज लोग जो है, ठीक है, वो खुश हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए देंगे कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक आज उनके लिए काम करता है। हमारी पहचान तो भारतीय जनता पार्टी के कारण तो पहचान पे भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम विधायक हैं, तो स्वाभाविक है ये क्रेडिट तो भारतीय जनता पार्टी को जाना भी चाहिए। आखिर पार्टी ने जिन मूल्यों को लेकर देश की राजनीति और बिहार की राजनीति की है, बिहार का विकास हमारा एक मापदंड है, मेरा एक लक्ष्य है। हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। हम एनडीए की सरकार 2005 के बाद जो बिहार में बदलाव हुआ उसको बिहार और कटिहार ने महसूस किया। आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है, तो लोग बोलते हैं कि मैं एनडीए को वोट दूंगा जी। चेहरा तो ठीक है, चेहरा का तो अपना महत्व, हम तो एक प्रतीकात्मक है पार्टी की ओर से जी। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कटिहार विधानसभा क्षेत्र में उसके प्रतिनिधि ने अच्छा काम किया है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। ये वो
कोई ऐसी टिप्पणी आपको सुनने को नहीं मिली कि मैं तारकिशोर प्रसाद को वोट नहीं दूंगा, ऐसे ये टिप्पणी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए तो ये एक अच्छी बात है कि आज तारकिशोर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी का पर्यायवाची है। अगर तारकिशोर प्रसाद कुछ अच्छा कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है, अगर तारकिशोर प्रसाद कुछ गलत करता तो भारतीय जनता पार्टी पूरी होती। चलिए हम थोड़ा मैं तो इसे एक विकास के प्रति जो हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की और हमारी जो प्रतिबद्धता रही है और सरकार की जो क्रेडिबिलिटी रही है और हमारी जो क्रेडिबिलिटी रही है, 2005 के पहले के कटिहार विधानसभा क्षेत्र को लोगों ने देखा है, एक भी पक्की सड़कें नहीं थी, क्या हालात थे कटिहार का। लेकिन आज देखिए कितना बड़ा बदलाव हुआ है। आज जल निकासी हो रही है, कटिहार नगर निगम मेरे प्रयास से बना है, आज अधिक से अधिक राशि आ रही है। ग्रामीण क्षेत्र की ऐसी कोई सड़क नहीं है जिसको कि मैंने उसका निर्माण नहीं कराया। ग्रामीण क्षेत्र में आज स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, आज हेल्थ वेलनेस सेंटर बने हैं। आज सदर अस्पताल धीरे धीरे कई चीज़ों में आत्मनिर्भर होता जा रहा है। कई कमियां हैं मैं मानता हूं, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीज़ों को हम सब रिस्टोर करने का काम कर रहे हैं और हमने किया भी है। तो मैं तो अपना सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे काम को पार्टी को एक सकारात्मक पार्टी के बारे में लोगों ने टिप्पणी की, ये मेरे लिए एक अच्छी बात है। भाजपा सनातन धर्म की एकदम पक्षधर रही है, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकिन, चूंकि अब कटिहार की बातें हो गई, अब थोड़ा राष्ट्रीय राजनीति की ओर ले चलते हैं आपको। हिंदुत्व के मुद्दे को, ये बात आप मानते हैं, इस बात से सहमत हैं? उसके बाद फिर मैं आपसे एक सवाल करूंगा। नहीं, देखिए लगता है कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा, भारत का अध्यात्मवाद, इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये चीज़ें काफ़ी गूढ़ है। सनातन धर्म कोई अचानक 200-400 वर्षों का ये धर्म नहीं है। सनातन धर्म एक जीवन पद्धति है। तो मानते हैं सनातन धर्म, इसको लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है? नहीं, देखिए हम तो जो अच्छी चीज़ें हैं सनातन धर्म से हम सब आते हैं। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ और सनातन धर्म हिंदू में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। मेरा अगला सवाल यही है, अररिया से सांसद हैं आपके प्रदीप सिंह जी, उनका क्षेत्र है फॉरबिसगंज और आए दिन इस क्षेत्र में, सीमांचल क्षेत्र में गौ तस्करी की खबरें आती रहती है। 5 महीने पहले आप ही के एनडीए गठबंधन के एक नेता ने, विद्यासागर केसरी जी ने विधानसभा में आवाज़ उठाई थी कि उनके क्षेत्र में एक स्लॉटर हाउस है जहां आए दिन गाय भैंसें काटी जाती हैं। अब तक कोई काम, इस पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि भाजपा की ही वहां पे। देखिए, आपने बड़ा ये गंभीर विषय को रखा है। वास्तव में हम सब गौ माता के जी बिल्कुल पुत्र हैं, उनके दूध और भाजपा पक्षधर रही है, सनातन और हिंदुत्व को लेकर बढ़ रही है, इसलिए सवाल ये जरूरी हो जाता है। देश की सेवा करें। लेकिन हमारे माननीय विधायक श्री विद्यासागर केसरी जी ने जिस विषय को उठाया है, मैं स्वयं जी सदन में था जी, तो निश्चित तौर पर अगर इस तरह की जिन मापदंड के आधार पर उस स्लॉटर हाउस को लाइसेंस निर्गत किया गया है, अगर उस मापदंड का उल्लंघन हो रहा है और उसमें गौ माता को कहीं न कहीं उससे नुकसान हो रहा है, तो निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से भी सरकार से आग्रह करूंगा कि ये बंद होना चाहिए। और इस आपने ध्यान में लाया है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद भी देता हूं कि BMW इन सारे विषयों पर भी चेतनशील है, जागरूक है। वो सिर्फ राजनीतिक चेतना ही नहीं, लेकिन जो सामाजिक मूल्य हैं, जो आध्यात्मिक मूल्य आए दिन सीमांचल में, हाँ, जो आध्यात्मिक मूल्य हैं जी, तो उन चीज़ों पर भी आपकी नज़र रहती है, क्योंकि आप भी भारत माता के संतान और जब भी चुनाव आते हैं सर, तो ये इन मुद्दों को उठाया जाता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर इसमें मैं पहल करूंगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक
इसी से जुड़ा एक सवाल है, थोड़ा सा मतलब ये गौ माता से बात जुड़ा सवाल नहीं है, लेकिन भाजपा के मंत्री विजय शाह हमारी भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कहते हैं कि आतंकवादियों की बहन को भेजकर, ये एक स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड है। वहीं प्रोफेसर महमूदाबाद जो एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, अगर उन दोनों पोस्टों को देखें तो जो पोस्ट महमूदाबाद ने जो किया है उसमें कहीं भी आपत्तिजनक इस्तेमाल शब्द नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको अरेस्ट किया जाता है और इन पर सिर्फ एक एसआईटी गठन कर दिया जाता है, अभी तक अरेस्टिंग नहीं होती है। इस पर यह स्टैंड अलग अलग क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए, ये दोहरा मापदंड नहीं है। अगर श्री विजय शाह जी ने इस प्रकार चिराग पासवान जी ने इतना कह दिया कि अगर ये बयान हमारे नेता अगर देते तो हम तो निकाल दिए नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो जांच हो रही है और निश्चित तौर पर आप जान लीजिए कि एसआईटी का गठन सामान्य तौर पर नहीं होता है जी। उसके विभिन्न पहलुओं को भी हम सब सवाल तो यही है ना कि महमूदाबाद जी को अभी तक, पहले उनको अरेस्ट कर लिया गया, इनकी अरेस्टिंग अभी तक, चूंकि मंत्री है इसलिए अरेस्टिंग नहीं हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई मंत्री है तो देश से ऊपर नहीं है। अगर एसआईटी का गठन हुआ है तो थोड़ा इंतजार करिए। हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। हमारी सरकार देशद्रोहियों को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या किसी भी दल का कार्यकर्ता हो, अगर इस प्रकार की नकारात्मक और टिप्पणी हुई है और ऐसी शख्सियत जिसने ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार सेना के प्रवक्ता के रूप में जिन बातों को रखा है और जिस दृढ़ता और आत्मविश्वास से रखा है, उसका पूरा देश कायल है। ऐसी बहन को तो हम सैल्यूट करते हैं और विजय शाह जी पर कार्रवाई हो, इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। निश्चित तौर पर सरकार उस पर कार्रवाई करे, ये आपके माध्यम से मैं मांग भी करता हूँ। आपकी सरकार पिछले 2-3 साल मतलब बार से सरकार बिहार में सत्ता में है, लेकिन अफसोस की बात है कि जयप्रकाश नारायण के पैतृक घर में बिजली नहीं होती है और प्रशांत किशोर जाते हैं, बिजली मुहाल हो जाती है। ये काम तो आप लोग की सरकार में रहते आप लोगों के लोगों को करना चाहिए। अब तो वो वाहवाही लूट रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये सब चीजें मिसलीड नहीं करती है चुनाव में जब आप क्षेत्र में जाएंगे तो? मैं भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के गृह क्षेत्र में मैं गया हूँ। मुझे लगता है कि बहुत बड़े जननायक रहे हैं। ये राजनीतिक एक बयानबाजी है, तो परिवार वाले कह रहे हैं। ठीक है, कई परिस्थितियां होती है। 2005 के पहले भी सरकार थी और आप देख रहे हैं कि लालटेन युग में पूरा राज्य जी रहा था, लेकिन आज परिस्थितियां बदली है। और जहां तक लोकनायक के पैतृक गांव की बात है तो बिजली वहां तक गई है। हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में बिजली से लोग वंचित होंगे, वहाँ कई प्रकार की कठिनाई है। वो एक दियारा का इलाका है, मैं गया हूँ, मैं उनके कार्यक्रम में वहाँ भाग लिया हूँ जहाँ सम्माननीय अमित शाह जी आए थे। तो इस तरह की चीज़ों को जिस प्रकार से जन स्वराज के जो नेता हैं रख रहे हैं, तो इससे उनको कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिल रहा है। लोकनायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में हम सब व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़कर ही आज यहाँ तक आए हैं। शराबबंदी कानून को आप सही मानते हैं? नहीं, देखिए, शराबबंदी कानून जब लागू हुआ तो उस समय हम सब विपक्ष में थे, लेकिन पूरा सदन इसका समर्थन किया था। लेकिन उसके बावजूद भी घटनाएं हो रही है, तो इसके लिए शराबबंदी गलत नहीं होगा। हम उस कानून को और बेहतर ढंग से लागू हो, बेहतर ढंग से उसका पालन हो। मतलब आप लागू करवाएंगे अगर आप? हाँ, नहीं, निश्चित तौर पर ये लागू है और लागू भी तो सर, ये शराबबंदी कानून अगर इतनी अच्छी है तो जहां भाजपा की सरकार है, यूपी में है और भी जगहों पर है, वहां क्यों नहीं लागू कर देती है? ये प्रशांत किशोर हर जगह कह रहे हैं और ये हमारा भी सवाल है। नहीं, देखिए, बिहार की स्थिति कुछ अलग है। बिहार में लगातार देखा जा रहा था कि जो हमारे श्रमिक भाई हैं वो दिन भर खून पसीना बहाकर मजदूरी कमाते थे और फिर उसे शराब में बहा देते थे। तो महिलाओं में यह एक प्रकार की चिंता थी। तो महिलाओं ने इस बात को मुखर होकर हमारी सरकार के सामने रखा और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे लागू करने का काम किया।
और देखिए परिवर्तन तो हुआ है। मैं तो देखा हूँ कि पहले कटिहार विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में शाम 6 बजे तक में वापस आना पड़ता था, क्योंकि जो चौक चौराहे हैं वहाँ शराब पीकर लोग इस प्रकार से भद्दा प्रदर्शन करते थे कि थोड़ा वो असंसदीय लगता था। लेकिन परिस्थितियां बदली है, कानून को और सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत सारी बातें हमने हो गई कर ली हैं, अब मेन बात करते हैं। टिकट फाइनल हो गया? नहीं, देखिए टिकट तो पार्टी देती है, हम सब तो काम करते हैं। इस बार पुनः पार्टी देगी टिकट, हम सब फिर चुनाव आप लड़ेंगे। आश्वस्त हैं कि आपको टिकट मिलेगा? नहीं, देगी ही, हम आश्वस्त हैं कि पार्टी टिकट देगी, क्यों नहीं देगी पार्टी। तो सर, इस बार जो है भाजपा से आप हैं, आप जब अपने क्षेत्र में जाएंगे, इस बार के अहम मुद्दे क्या होने वाले हैं जब आप लोगों के बीच में जाएंगे? क्योंकि पिछली बार भी जब आप गए होंगे तो अपना एक मैनिफेस्टो, आप अपना खुद का कटिहार को लेकर जो आप दृष्टिकोण रखते हैं वो लेकर गए होंगे। इस बार क्या आपकी चीजें रहेंगी, रणनीति रहेगी? देखिए, आपने बड़ा मौलिक प्रश्न किया है। वास्तव में कोई भी विधायक या माननीय सांसद या जनप्रतिनिधि को कहीं न कहीं एक विजन होना चाहिए, एक दृष्टि होनी चाहिए। आखिर वो अपने क्षेत्र को किस दृष्टि तक ले जाना चाहते हैं। और वास्तव में बहुत ही अच्छा सवाल है। आपने देखा होगा कि लगातार 2005 से अब तक कटिहार के विकास के लिए हम सब कई पायदानों को छूने का काम किया है, और आपसे हमारी चर्चा भी हुई है। कुछ प्रमुख चीज़ें को हमने रखने का भी काम किया है। सभी चीज़ें तो नहीं आ पाई, लेकिन कुछ प्रमुख चीज़ें आप तक लाने का मैंने काम किया है। लेकिन देखिए, अभी हमारी सरकार जो कटिहार शहर है उसके इर्द गिर्द एक औद्योगिक क्षेत्र खड़ा करने के लिए ज़मीन का अधिग्रहण कर रही है। हम चाहते हैं कि कटिहार में उद्योग की स्थापना हो, तो उसके लिए उन्हें ज़मीन चाहिए। जमीन अधिग्रहण को लेकर भूमि बैंक तैयार किया जा रहा है। सरकार बहुत गंभीरता से भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई कर रही है, और मेरा पहला प्रयास होगा कि हमारे कटिहार में उद्योग खड़ा हो। हमारे जो नौजवान हैं वो काफ़ी दूर की सोच रहे हैं। जो स्टार्टअप हैं, खास करके मैंने देखा है कि उनका जो नवाचार का जो दृष्टि है वो काफी बड़ा है। जैसे बहुत डेवलप कर रहा है। काफी बड़ा है। अभी तो उसका लाभ लेकिन सवाल सर एक और आता है, कटिहार को मैं बता रहा हूँ। दो चीजें मुझे लगता है कि अभिषेक जी, मुझे लगता है बताना चाहिए जी। एक तो है क्या कि जो यहाँ कृषि उत्पाद हैं जी, मखाना और मक्का जी, ये दो चीजें अभी प्रमुखता से किसान जी उसकी उपज ले रहे हैं और एक हब का स्वरूप ले लिया है जी। दूसरी बात क्या है कि सरकार अब स्वयं कारखाना नहीं लगाती है जी। इस बात को ध्यान रखेंगे कि सरकार किसी प्रकार का उद्योग लगाती नहीं है, सरकार प्रोत्साहित करती है। सरकार ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति बनाई है, उस नीति पर आज जो हमारे उद्यमी हैं उनको लाभ मिल रहा है। सरकार ने कई नीतियों को उद्योग की स्थापना के क्षेत्र में लागू किया है। तो मेरा अगला प्रयास होगा कि हम कटिहार में उद्योग को खड़ा करें। जो हमारे स्टार्टअप हैं, जो हमारे नौजवान हैं, जो जीवन में उद्योग के क्षेत्र में करना चाहते हैं, नवाचार के रूप में जो इनोवेशन है उसमें कुछ अच्छा करना चाहते हैं सर, इसी से जुड़ा एक सवाल उसको हम सब गंभीरता से हम लेने वाले हैं। इसी से जुड़ा सा सवाल है, क्योंकि कल जब मैं मनसाही के आसपास था तो वहाँ पे लोगों ने मुझे कहा कि उनकी जो ज़मीनें अधिग्रहण की गई हैं वो बहुत ही उपजाऊ ज़मीनें हैं। अगर उपजाऊ ज़मीन को अगर अधिग्रहण करती वहाँ इंडस्ट्री बिठाती है तो फिर तो उनका तो एक तरह से बहुत बेड़ा गर्क हो नहीं, जाएगा। आपने ठीक ही कहा। मनसाही प्रखंड के कई कृषक हमसे मिले थे जी, और मैंने जिला प्रशासन को बता दिया है कि जो खेती योग्य जमीन है, जो सीमांत कृषक हैं, लघु कृषक जब हैं, मखाना और मक्का जैसे फसल हो रहे हैं और तो ऐसे कृषकों के जमीन को अधिग्रहण में शामिल नहीं करना है जी। कई ऐसी बंजर जमीनें हैं, बिल्कुल, कई जो बड़े ऐसी जमीन है जो जिसका उपयोग बहुत कृषि के लिए नहीं किया जा रहा है, वैसे जमीन को खोजकर उसे इंडस्ट्रियल एस्टेट या और जो कृषि
जो औद्योगिक प्रांगण का स्वरूप देना वैसे लोगों को दे। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है, मैं मनसाही के कृषक भावारा पंचायत के जो कृषक हैं वो हमसे मिले थे और मैंने स्पष्ट तौर पर जिला प्रशासन को बता दिया। चिराग पासवान 30 सीट की डिमांड कर रहे हैं। अगर उनको 30 सीट दे दी जाएगी तो 100 सीट भाजपा, 100 सीट जदयू मान ले लें, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो सकता है। फिर आरएलएसपी और फिर हम कहाँ जाएंगे? अरे देखिए, कितना दम है उनके इस दावे में? इस तरह की चीजें चलती रहती है, लेकिन मेरा बहुत स्पष्ट मानना है और दल की भी सोच है, जो सीटें जो दल निकाल सकती है वो निकालें, और जिनकी जो राजनीतिक स्थिति है राज्य में, पूर्व में क्या रहा, आने वाले दिनों में क्या संभावना है, उन सारी चीज़ों को देखकर जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है या जो पंच पांडव हैं उनका जो नेतृत्व है वो सब मिलकर तय कर लेंगे। मूल रूप से है कि हम बिहार में एक अच्छी एनडीए की सरकार दें, क्योंकि अगर अच्छी सरकार नहीं बनेगी, जंगल राज के लोग अगर की वापसी होगी तो फिर बिहार की दशा और दिशा क्या होगी यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है। बिहार के लोगों ने 2005 के पहले के भी 15 वर्षों को भोगा है और बिहार के लोगों ने 2005 के बाद के 15-20 वर्षों को भोगा है। इसलिए बिहार के लोगों को पता है, क्योंकि बिहार के मतदाता राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व हैं, इसलिए बिहार के मतदाता इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। जिस प्रकार से एनडीए की सरकार को हमेशा एक लोकतांत्रिक जो उंगली की ताकत है, जिसे संविधान ने उसे अधिकार दिया है, और खास करके बिहार तो लोकतंत्र की जननी है और बिहार के लोग तो राजनीतिक दृष्टि से जितने जागरूक हैं, मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक दृष्टि से और राज्य के लोग उतने जागरूक हैं जितने बिहार के लोग हैं, क्योंकि 1974 की जो क्रांति वो बिहार से शुरू हुई। बिल्कुल 1967 में जो संविधान की सरकार बनी, जो उस समय के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी और उसके खिलाफ में एक वातावरण जो बना, फिर 67 में संविधान की सरकार थी, उसमें भारतीय जनसंघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य सभी दल थे, समाजवादी पार्टी थी, संसोपा प्रसोपा सभी दल उससे जुड़े हुए थे। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, कटिहार के लोगों के लिए बड़ी समस्या है पार्किंग की, इससे निजात कब मिल पाएगी? नहीं, देखिए, मैंने नगर आयुक्त कटिहार नगर निगम को स्पष्ट तौर पर कहा है कि कटिहार हमारा है, कटिहार के लोग हमारे हैं। इसमें दो प्रॉब्लम आती है सर, पार्किंग नहीं होने की वजह से चालान कट जा रहा है, लोगों का शिकायतें बहुत आ रही है। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो शहीद चौक है वहाँ कर्पूरी मार्केट है, आप और फिर जिला परिषद का जो डाक बंगला का जो पुराना काफी कीमती जमीन है जी, वहाँ पर मल्टी स्टोरी मोटर व्हीकल्स पार्किंग निश्चित तौर पर बनना चाहिए, जैसे पटना में भी पटना जंक्शन के पीछे जहाँ बकरी बाजार हुआ करता था, मेरे समय में ही वो शुरू हुआ था। अब उसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से गाड़ियाँ रोज हजारों सैकड़ों गाड़ियाँ नई गाड़ियाँ सड़क पर उतर रही है, तो उसके दृष्टि से आगामी 20 वर्षों का एक ट्रैफिक प्लान हम सबों को करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम ये पक्की बात है, ये आश्वासन नहीं है। नहीं, मैं कोई आश्वासन देता भी नहीं। मैं देखिए जनप्रतिनिधि हूँ, मैं तो कटिहार की आवाज़ हूँ। कटिहार की आवाज़ को सड़क से लेकर सदन तक उठाने की मादा रखता हूँ, क्षमता रखता हूँ, और वो क्षमता कहीं न कहीं कार्य स्वरूप में दिखा भी है। जो मैंने संकल्प लिया उसे सिद्धि तक पहुँचाया है। हमारी कोई भी बातें कोई आश्वासन नहीं होती है। मैं जमीन पर उतारता हूँ और उतरने की संभावना रहती है तो बोलता हूँ, और मैं जो हमारा प्लेटफॉर्म है, चाहे वो विधायक के रूप में है, समाज सेवी के रूप में है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में है, मैं तो अपनी बात को, कटिहार की बात को, कटिहार का बेटा, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां नहीं उठाया है, और इसलिए ये सारी चीज़ें दिख भी रही है। मैंने बताया ना कि TRW ट्रांसफर रिपेयरिंग वर्कशॉप
कटिहार में है, पूर्णिया में नहीं है। यहाँ कटिहार का ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप से पूर्णिया में ट्रांसफार्मर मरम्मत होकर जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये 2005 में उठाई गई आवाज का ये परिणाम। आज सदर अस्पताल 200 बेड का बन गया, 100 बेड का और बनना है, क्योंकि 2009 में सदर अस्पताल कटिहार 300 बेड में उसका उन्नयन हुआ था। तो 100 बेड का भी अस्पताल के लिए मैंने आग्रह किया है कि वो भी जल्दी उसका निर्माण हो। लेकिन आए दिन सर आशाकर्मी लोग धरने में बैठे रहती हैं। अरे देखिए, ठीक है, उनकी कुछ उनको जल्द से जल्द समय के अनुसार मांगे होती है, वो सरकार उसको देख रही है। अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी आए थे जी, आशा कर्मियों के साथ उनकी बात हुई थी, मैं भी उसमें था। तो मुझे लगता है कि सरकार उस दिशा में कुछ बेहतर सोच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और देखा आपने, हम साथ बैठे थे, अभी हमारे साथ तारकिशोर प्रसाद जी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान विधायक है कटिहार सदर विधानसभा से। और आपने देखा कि हमने किस तरह से कुछ तीखे प्रश्न भी किए जिनका इन्होंने बहुत ही मुस्कुराते हुए जवाब दिया और बहुत ही सरलता से अपनी बातों को रखा, और किस तरह से इनका विजन है अगले 5 साल जो ये लोगों के बीच जाएंगे और रह के काम करेंगे, ये भी इन्होंने बताया। और साथ ही ये भी कहा कि इनका टिकट फाइनल है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक जरूर रखें और बने रहें BMW न्यूज़ बिहार के खास कार्यक्रम प्रश्न पत्र में। और अगर अगली बार आपको लगे कि हम किसी और के साथ साक्षात्कार करना उनका सही रहेगा हमारा, तो आप उस नाम को भी हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।